साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सेट नंबर हम लोग का कौन सा है? 17 नंबर है दोस्तों। आइए इस सेट को लगाते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहता है। अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो कौन सी दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है ना? कौन सा दृष्टि दोष है दोस्तों? देखिए उसे कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखी। दूर के लिए क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष है उसे। और कौन सा लेंस लगाएंगे? तो उसे लगाएंगे अवतल। कौन सा लगाएंगे? अवतल। यानी क्या होगा? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके उसको सही किया जा सकता है। करेक्ट आंसर भी बताएंगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है यह? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर सी, अपवर्तन के अनुसार होता है ना। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि 60 वाट का एक बिजली का बल्ब जो है 240 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब से प्रभावित होने वाली धारा बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, धारा हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा। यहाँ पे हमारे पास 60 वाट का बिजली बल्ब है जो कितना वोल्ट देता है? 240 वोल्ट का एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। जो बल्ब द्वारा प्रभावित होने वाली धारा हमें बताना है कितना होगा। यहाँ पे PW क्या लिखेंगे हम लोग? P हमारा कितना है? 60 वाट है, ठीक है। और देखिए अभी जो हमारा कितना है? 240 है, ठीक है। 240 वोल्ट है। अब हमें फाइंड करना है P इक्वल होता है, आपको पता होगा, V इंटू आई, जिसमें हमें I फाइंड करना है। तो I इक्वल क्या लिखेंगे? P ओपन V लिखेंगे ना। तो बस यहाँ पे लिखिए P ओपन V, यहाँ से V को कैंसिल करिए। P कितना है आपके पास? 60 ओपन 240, है ना। इसको काटिए, 6 से काटेंगे तो 4, मतलब 1/4। इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा एम्पियर। आंसर क्या बन गया आपका? तो आप बताएंगे 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो राइट आंसर भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइए क्वेश्चन का आंसर। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन से नीचे की ओर गिरना डैश का उदाहरण है। बताइएगा किसका उदाहरण है ये? तो आंसर बताएंगे यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है ना। आंसर डी बताइएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और न ही नष्ट हो सकती है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बताएंगे? तो ऊर्जा की एसआई मात्रक दोस्तों जूल होती है ना। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 वाट गुने 1 सेकेंड होता है ना। और केपलर जो थे क्या दिए थे दोस्तों? तो वो दिए थे ग्रहों के नियम से संबंधित दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कौन सा है बताइएगा इसमें कथन। तो आंसर देखेंगे और ये कथन बताएंगे क्या कि कार के वेग शून्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए कार का वेग लगातार बदलते रहा है, बिल्कुल सही। ये लगातार बदलते रहा है तभी तो ये सीधी एक समान त्वरण में चलने के लिए सही है। आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका, है ना, किसका उपयोग सबसे अधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो आप बता देंगे यहाँ पे कि जर्मेनियम और यहाँ पे एस का किया जाता है सबसे ज्यादा उपयोग, जो अर्धचालक के रूप में है ना। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर उसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच में जो समय अंतर होती है वो कितने का होता है? जो क्षितिज से ऊपर गुजरने और हमारे पृथ्वी की उसकी छवि देखने में जो सक्षम होने वाली बीच का समय अंतर है वो कितना होना चाहिए? वो कितना होता है? तो वो 2 मिनट का होता है दोस्तों, है ना। कितना मिनट का होता है? 2 मिनट का होता है। आंसर यहाँ पे डी बनेगा आपका। देखिए कह रहा है वायुमंडल में वायु की वैद्युत चालकता जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होती है? ऊंचाई जब इंक्रीज करेगी तो ये भी बढ़ेगा। आंसर करेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन आपको ये खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल होता है। इसे बस डिवाइड करना है, जो भी आएगा आपको प्लस में रखना है, बस इसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तब इसे जोड़ के लिखना है। जो भी आएगा जोड़ने के बाद जो भी आएगा इसमें से घटा लीजिएगा, तो आंसर आपके पास आके आ जाएंगे दोस्तों। तो आंसर आपके पास आने चाहिए 1478। राइट आंसर ऑप्शन डी आने चाहिए आपके। देखिए एम एन से क्या है? एम एन से 2 गुना कुशल है, ठीक है। एम एन से क्या है? 2 गुना कुशल है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि एम और एन का रेशियो देखेंगे ना, तो एम क्या है? एम 2 टाइम्स है और ये
वन टाइम्स, मतलब इसकी काम एक दिन में और ये 2 दिन में लगाता है काम। ठीक है, ये इफिशियंसी है इसकी और इसका ये वर्क है। ठीक, अब देखेंगे, कह रहा है कि एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वही काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो अब बताइए दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना का है, एक का है। एक बराबर ही 66 हो रहा है ना, एक बराबर जब 66 हो रहा है तो यहाँ पे आप खुद लिख दो 66 और गुने 2 अपन हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से काटो तो 3 दूना यानी कितने हो जाएंगे 44 दिन। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन है 44 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 40% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है, तो वह धनराशि हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग पहले दो अर्धवार्षिक एसआई और सीआई का अंतर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि होगा क्या। तो देखिए जब 2 वर्षों आप निकालेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू 100 का स्क्वायर करना होगा। जो डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है 360, बस यहाँ पे 360 रखिए। अब इसे सॉल्व करिए, P का वैल्यू तो हमें दिया नहीं है दोस्तों। चलिए R का वैल्यू आपके पास 40% दे रखा है, तो यहाँ पे 40 का आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो मतलब 20 का होल स्क्वायर अपन 100 का होल स्क्वायर रखिए। यहाँ पे P तो रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 गुने 20 ऊपर हो जाएगा 100 गुने 100। ठीक है, और इक्वल में रहेगा यहाँ पे 360। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ है ना, यहाँ पे 2 2 4 है, 4 से काटो 25 टाइम, 25 को 360 से गुना कर दो, ये आपकी P की वैल्यू आ गई। P इक्वल क्या हो जाएगा 360 और गुने 25, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये इससे गुना करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 9000, है ना, कितने आ जाएंगे 9000 आ जाएंगे। ठीक, तो हमें धनराशि ही तो बतानी थी, धनराशि हमें फाइंड हो गई। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कि पी क्यू को 40% के लाभ पर कुर्सी को बेचता है, क्यू इसे आर को 80% लाभ पर बेचता है, पी और आर के क्रय मूल्य के अनुपात कितना होगा, ये हमें बतानी होगी। तो हम मान लेते हैं पी को कुर्सी का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है, पी जो बेच रहा है वो कितना कितना में खरीद रहा है, 100 रुपया में क्रय कर रहा है। ठीक है, क्यू का जो है क्रय मूल्य कितना है, तो 140, क्योंकि 40% का लाभ कमा रहा है तो 140 रुपया है। ठीक है, तब आर को जो है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए आर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 140 है ना, और गुने कर देंगे कितना 80% लाभ है, यानी 180 और बट्टे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 14 और 18 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 252, है ना। तो ये आ जाएगा 252 रुपया का क्रय मूल्य किसका हुआ, आर का। देखें सबसे ज्यादा क्रय मूल्य किसका हो गया, आर का हो गया। अब देखिएगा तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात, पी की कितना है, पी का 100 है और आर का कितना है 252 है, तो 100 और 252 का रेशियो आप नहीं निकाल लोगे, यहाँ पे लिख दो 100 और यहाँ पे लिखो 252, 252, इसे काट सकते हो आप, कितने टाइम्स में काटोगे, तो आप काट सकते हो इसे 4 से काट सकते हो, 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 4 से काटोगे 25 टाइम में, यानी 25 और 63 का रेशियो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है इसका कितना प्रतिशत है ना, 0.025 और 0.5 का कितना प्रतिशत है ये, तो बस बहुत सिंपल है, यहाँ पे बनेगा कि 0.025 और गुने कर देंगे यहाँ पे 100, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 0.5, बस इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसे 5 से 5 का 5 कर सकते हैं, यानी हमारा टोटल आ गया 5%। आंसर क्या बना, क्योंकि 100 है, 100 को तो हम नीचे ले सकते हैं, यानी आंसर क्या बना, ये जो यहाँ से हमारे पास 1000 आए हैं, इस 1000 से काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 5%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है, ग्रेनाइट होती है जो, ये किस प्रकार की चट्टानें होती है, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानें होती हैं, आंसर बी बनेगा। स्लेट जो है स्लेस है, इसकी अवसादी चट्टानें के रूपांतरण से बनी जो है सेल से ये होती है। अगला है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, आंसर डी बनेगा। राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, फिर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इनको चुना जाता है अस्थायी रूप से, राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है कि कूट भाषा में लिखा गया है, कैरेट को 81 लिखा गया है, वैसे ही इसको लिखा गया है 85, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे 81 लिखा गया है इसका कैरेट का, वो कैसे लिखा है, सभी डिजिट्स को जोड़ के, यानी CAR RROT सभी को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास आता है 75। 75 में आप 6 ऐड कर दोगे तो 81 आता है, यानी कितना ऐड करना पड़ा हमें,
तो उसके जितने डिजिट्स हैं, जितने इसमें टर्म्स है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है, 6 को इसमें ऐड करा गया है, तो यानी 75 सभी आए हैं उसके अंकों को जोड़ करके और प्लस 6 तो 81 आया है। सेम यहाँ पे भी करना है, सभी को जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अंक है, तो 8 से उसमें प्लस कर देना होगा, ठीक है। तो सभी का ऐड आ रहा है 77, 77 में 8 ऐड कर दो तो 85, 85 तो दे ही रखा है। चलिए अब इसे काउंट कर लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 जोड़ना है, जो भी सारे डिजिट्स को जोड़ के आए, तो जोड़ने के बाद 122 आ रहा है, 122 और 8 जोड़ेंगे तो 130, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दर्पण और बताना है कि आकृति कौन सी बनने वाली है। देखिए बताइए, ये मैंने यहाँ पे दर्पण दे रखा है और यहाँ पे ये आकृति है, तो इसका कौन सा बनेगा बता दीजिए। तो ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। ऑप्शन अब आपके पास मात्र ए और डी बच गए हैं, तो बता दीजिए कौन सा बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये फिगर तो आएगी नहीं, फिगर तो ये रहेगी, यानी आंसर बस ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको जो फुलफिल करेगी वो कौन सी आएगी। 45 से 63, तो आगे क्या आने वाली, फिर 81, फिर 90। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है दोस्तों, आप देख रहे होंगे सभी में 9 का डिफरेंस, बस 9 को इंक्रीज कर दीजिए इसमें। 63 में 9 बढ़ाइए 72, आंसर ए बन जाएगा 72। निम्नलिखित में हमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, आइए कथन और निष्कर्ष को हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है क्या, कोई पुल पहाड़ नहीं है, कोई भी पुल जो है पहाड़ नहीं, यहाँ पे हम पुल बना देते हैं जो क्या है, पहाड़ नहीं है, स्टोन लिख देते हैं इसको, ठीक। कोई भी पुल पहाड़ नहीं है, कह रहा है कि कुछ पहाड़ स्मारक है, कुछ पहाड़ जो है क्या है, स्मारक है, कुछ पहाड़ मतलब कुछ स्टोन जो है स्मारक है, तो इसे SM लिख देते हैं, स्मारक है, ठीक है। अब सभी स्मारक जो है बंदरगाह है, सभी स्मारक क्या है, तो बंदरगाह है, ठीक है, सभी ये बंदरगाह हो गए। तो अब कह रहे हैं कि कुछ बंदरगाह पहाड़ है, कुछ बंदरगाह जो है पहाड़ है, बात तो सही है, यानी कि कुछ स्टोन है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, कोई भी पुल स्मारक नहीं है, कोई भी पुल जो है स्मारक नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, यानी आंसर क्या निकला हमारा, सिर्फ अनुसरण एक निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है क्या, पी क्यू की माँ है, ठीक है ना, पी जो है क्या है, क्यू की माँ है, क्यू आर की बहन है। चलिए हम लोग यहीं से बनाते चलते हैं, पी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और इंक्रीज किया जाए इससे, हाँ अब देखिए कह रहा है कि पी क्यू की माँ है, ठीक है। चलिए पी जो है हमने बना दिया, पी क्यू की माँ है, ठीक है, क्यू की माँ है, ठीक है, क्यू की माँ है। दूसरा कह रहा है कि क्यू जो है आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, आर की बहन, ठीक है। आर जो है इसका भाई है, आर जो है इसका भाई है, इसका भाई, ठीक है। अब देखेंगे एस जो है टी का पति है, एस जो है टी का पति है, टी का मतलब ये इसकी पत्नी, ये इसका हस्बैंड, ठीक है। अब देखिएगा टी यू की बहन है, टी जो है यू की बहन है, यू की बहन है, यू की बहन है। यू भी की पत्नी है, यू जो है भी की पत्नी है, भी की पत्नी है, ठीक है, भी की पत्नी है। आपको बताना है कि परिवार में कुल कितने महिला सदस्य हैं। तो देखिए महिला सदस्य के लिए माइनस मैंने ड्रॉ कर रखा, पहले 1 2 यहाँ पे है ना, एक 3 और एक यहाँ पे 4, टोटल महिला सदस्य कितने आ गए, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा, राइट आंसर ये। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे कि ध्वनि तरंगे कैसी है, ध्वनि तरंगे कैसी है बताइएगा। तो ध्वनि तरंगे जो है व्यतिकरण प्रदर्शित करता है ना, ध्वनि तरंगे क्या करता है, व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। ध्वनि तरंगे कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, यह संपीड़न और विरल माध्यम में गमन करता है। ध्वनि तरंगे जो है ध्रुवीकरण का गुण जो है प्रदर्शित नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंग का केवल जो है ध्रुवीकरण होता है। प्रकाश जो है क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए, यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या हो जाएगा, तो दाब जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताएंगे यहाँ पे आप, यानी कि पावर मतलब दाब, पास्कल इक्वल क्या होता है, F/A होता है, मतलब बल बट्टे एरिया होता है। अगला देखिएगा कि वैद्युत हीटर का हीटर तार ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका जिसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक हो, है ना। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा कह रहा आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर बताइएगा आवर्तों में घटता है तथा समूहों में बढ़ता है। आंसर ए बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल विद्युत अचालक है, परंतु उनका विलयन जो है विलयन विद्युत चालक है, क्यों है ऐसा बताइएगा, क्यों है। तो आप आंसर बताएंगे, यह इसलिए है ना कि ठोस सोडियम क्लोराइड में युक्त आयन नहीं है, इस कारण। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है दोस्तों। तो टिंडल प्रभाव जो है ना वो दोस्तों आपको परिकिरणन से संबंधित है, किससे संबंधित है, परिकिरणन से। आंसर क्या बताइएगा, डी होगा। जब प्रकाश की किरण
को किसी कोलाइड से गुजारा जाता है तो प्रकाश के कोलाइड से गुजरने का पथ दिखने लगता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पे उदाहरण है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि नाभिकीय हथियार में सबसे अधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला समस्थानिक कौन है? बताइए कौन है? तो आप बताएंगे क्या यूरेनियम और प्लूटोनियम है। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी यूरेनियम और प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम का आपको पता है कितना नंबर है? तो इसका 239 नंबर है प्लूटोनियम का, और यूरेनियम का कितना है? तो 235 यूरेनियम है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व आप बताएंगे हाइड्रोजन है। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखिए हाइड्रोजन के उपयोग जो है हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। पहला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का, वाटर गैस में उत्पादन में, अपचयन करने के लिए उपचय जो है अपचायक के रूप में करते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग। अगला है कि ऐसे कितने दो अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य है? कैसे हम बताइएगा और कितने हैं? तो 8 से विभाज्य दो अंकीय संख्या आप देखेंगे तो लास्ट कितने हैं? लास्ट वाला तो 96 है, स्टार्टिंग वाला कितना है? तो 16 है। इससे पहले तो कोई होगा नहीं, और इसके बाद मतलब दो डिजिट्स में देखा जाए तो होगा नहीं। तो आप खुद यहाँ से निकाल नहीं सकते हुए कितने हो जाएंगे। 16 के बाद कितने आ जाएंगे? 16 के बाद 24 होंगे, फिर 32 हो जाएगा, और फिर 40 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, 48 के बाद कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 64 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा, फिर 80 होगा, है ना, फिर 88 होगा। बस इतना ही तो है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11, यानी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अगला की एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हम निकालेंगे, क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 442 बटे समय कितना ले रहा है? 13 सेकंड। काटिए इसको 13 से, तो कितने हो जाएगा? 13 39 13 चौका 52, यानी कितने हो जाएगा? 34 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, 34 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? इसका चाल आ गया पहले वाला का। तो पहली और दूसरी रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 442 तो ये भी है, और प्लस 442 ये भी है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? तो 17 सेकेंड ले रहा है, तो टोटल मतलब 800 हो जाएगा। 84/17 काटिए 17 से, कितने टाइम में कटेगा? तो 52 टाइम्स, 52 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास क्या आ गया? 52 मीटर पर सेकेंड जो है ये दूसरी। अब दूसरी का निकालेंगे, हमारी पहली और दूसरी दोनों का सापेक्ष चाल है ये 52। तो देखिए दोनों का 52 है और एक का 34 आ गया, तो 52 में से 34 घटा दीजिए, 52 और माइनस 34, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताइएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर सी 18 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर है तो ए और बी का रेशियो बताना है। देखिए ए का 4/5वां भाग, ठीक है, इक्वल में है दो बी का 2/5वां भाग के बराबर है ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का रेशियो निकलेंगे तो ए अपॉन बी, ठीक है, यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, इसे काटिए मतलब 1/2, यानी क्या हो जाएगा? ए और बी का रेशियो 1:2। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे यदि किसी संख्या में से 25 को घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? स्वयं की 50%, हम मान लेते हैं संख्या x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जब संख्या हमने x ले रखा है तो कह रहा है कि 25 घटा दिया जाए, इसमें से हमने 25 को घटा दिया, ठीक है, तब कह रहा है कि ये स्वयं की क्या हो जाती है? तो 50% हो जाती है, मतलब आधा हो जाती है। सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, 50% मतलब आधा, ठीक है। अब देखेंगे इसे सॉल्व करिएगा, तो x/2 है, यहाँ पे x है, तो इधर माइनस में कर लेते हैं, x माइनस x/2 होगा, और इक्वल में 25 चला जाएगा इधर, ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और माइनस x/2 इक्वल में 25 रहेगा, घटाएगा तो x आ जाएगा, और इधर 25 दूना 50 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जब ये आपके पास गुणनखंड है और इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p आता है, तो p का वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा? तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे हम पहले इसका वैल्यू रखेंगे, है ना, क्या है? x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गया? 1, मतलब यहाँ पे जहाँ भी x होगा उसमें 1 रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो ये तो 1 ही बन जाएगा, ये करिएगा तो यहाँ भी 1, मतलब सीधे p बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 रखिएगा तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 रखिए तो ये 5 बन जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाए, इक्वल में आप 0 डाल दो, ठीक। देखिए तो यहाँ से आपके क्या निकले? तो 1 और ये माइनस में है,
ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। देखिएगा ये हमारे पास जो प्लस में है, ये हमारे माइनस में है और ये प्लस में। देखिए प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, 8 2 10, 10 एक 11, 11 हो गए। ठीक है, 11 में से 5 घटा दो तो 6 हो गए। 6 यहाँ पे तो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, माइनस में पी है, इक्वल में 0 है। तो पी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6 तो आ गया ना। पी का वैल्यू कितना आ गया। अच्छा एक यहाँ पे भी तो है, तो इसे भी हम देखिए यहाँ से हमने 1 रखा तो 1 ही रह जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसे भी 1 कर देंगे तो ये भी हमारा 1 रह जाएगा, मतलब पी बच गया। सीधे यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस पी, ये प्लस में 2, माइनस में 5 और यहाँ पे प्लस में 8, इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएंगे कितना, 2p हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2p। चलिए अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 3, 3 8 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 तो 6। ठीक है 6 हो गया और माइनस में p इक्वल में 2p। ठीक, अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो 3p इक्वल में कितना है 6, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 2, आंसर b बनेगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है, किन दो देशों के बीच को विभाजित करती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डुरांड रेखा, आंसर बी बने। मैक मोहन बताइएगा, तो भारत और चीन को विभाजित करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड को, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को, और मैगिनोट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस को, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को, मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है ना। अगला देखिएगा, तो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो देखिएगा लाला लाजपत राय, है ना, पहले लाला लाजपत राय थे, लाल बाल पाल। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कहाँ से रिलेटेड है। तो अब देखेंगे क्या कि लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और पाल विपिन चंद्र पाल ये कहाँ थे, बंगाल के थे, है ना। तो इनके द्वारा बहुत सारे वाक्य भी बोले गए जो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रसिद्ध कथन क्या है, मेरा स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है इनके द्वारा। अगला देखेंगे तो नीचे दिए गए 2 समीकरण है, दोनों संख्याओं को आपस में बदल के बताना है कि कौन सा बनेंगे। तो आपको ऑप्शन बेसिस पे रखना ही होगा दोस्तों, ठीक है। और बता देते कौन सा रखना होगा ऑप्शन, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपको। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप रखेंगे ना इसमें दोस्तों, तो बहुत ही सिंपली से इसे आप फाइंड कर पाएंगे कि प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई रखना, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, और 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4 रखिएगा तो आपका समीकरण फुलफिल हो जाएगा, यानी आंसर सी बनेगा। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे त्रिभुज की कुल संख्या हमें काउंट करनी है। त्रिभुजों की कुल संख्या आप इसमें काउंट करिएगा तो टोटल आ जाएंगे 16, आंसर सी बनेगा आपका। तो उस अक्षर का चयन करना है जो निम्नलिखित से आने वाले प्रश्न के चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करती है, मतलब आने वाली है तो ए के बाद सी, सी के बाद ई, सभी में देख रहे हैं 2 2 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 3 5 7 9 11 13, 13 पे एम आता है, आंसर सी बनेगा। दिए गए हमारे पास कथन और निष्कर्ष है, ये देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। कथन क्या है हमारे पास, कथन कर रहा है कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, एक चिकित्सक के द्वारा दी गई चिकित्सकीय सलाह है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरा क्या है, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाइयां बहुत महंगी होती है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा कि केवल इसमें एक धारण कर रहा है ना, क्या होगा कि जब यहाँ पे चिकित्सालय मतलब डॉक्टर ने उसे सलाह दे ही दिया है कि नहीं लेना है, तो गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी कथन और कार्यवाही है, आइए कथन को रीड करते हैं। क्या है कि इस बात की संभावना है कि आज छात्रों के द्वारा खाया गया रात का भोजन जो है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। कार्यवाही क्या है, छात्रों के लिए तुरंत कुछ चिकित्सा सहायता की मांग की जानी चाहिए, या फिर छात्रों को परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, या फिर छात्रों को परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी करने को कहा जाना चाहिए, या फिर रात का बचा हुआ खाना यदि हो तो फेंक देना चाहिए। आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कि केवल कार्यवाही इसमें एक है, मतलब उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और तीसरा है कि रात का बचा हुआ खाना उसे फेंक देना चाहिए। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, उसे परीक्षा की तैयारी होने के लिए नहीं खा जाना चाहिए। क्यों, बिकॉज उसने वो दूषित भोजन खा लिया है ना, तो आंसर सी बन जाएगा। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ जो है आग पकड़ लेती है। तो किसके साथ बता दीजिएगा, तो आंसर बता देंगे यह ऑक्सीजन के साथ युक्त होकर जो है ये फट जाती है, विस्फोट हो जाती है, आंसर बनेगा डी। इस कारण जो है इसे केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। बेंजीन में जो है ये
बंधनों का जो है, बंधों का अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आंसर बता देंगे, टोटल बेंजीन में 4 होंगे इसमें बंधन। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज का अयस्क कौन है, बताइएगा मैग्नीज का अयस्क कौन सा है। तो मैग्नीज का अयस्क है पायरोसुलाइट, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट है ना। पायरोल्यूसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क है। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, MnO2 होता है, MnO2 होता है, ठीक है। मैग्नीज एक का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3p2 और 3p3 है ना। तो आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये हमें बताने होंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बताएंगे 33। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखेंगे, अमोनिया गैस किस प्रकार की है, बताइए किस प्रकार की है। तो अमोनिया गैस जो है रंगहीन है, आंसर डी बनेगा, रंगहीन है अमोनिया गैस। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है NH3 होता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व जो होता है वो 8.5 होता है। यह जल में अति विलय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है और एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी का पूर्ण करना है हमें। तो आइए इसे पूर्ण करके देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। तो आंसर आप देखेंगे CH3OH, C2H5OH, तो यहाँ पे फुलफिल करना है। फिर C4H9OH है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पे बनेगा C3H7OH होगा, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण कौन सा होता है बता दीजिएगा। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रक्त के थक्के जमने से क्या हो जाती है, विफलता हो जाती है ना, मतलब कि रक्त की थक्का ही नहीं जमती है दोस्तों, है ना, ये विटामिन के की कमी से। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी है। विटामिन के का रासायनिक नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा, आंसर बोलिए फ्लोक्विनोन बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे इसे दोस्तों, फ्लोक्विनोन विटामिन के का। देखिएगा, बीज की अच्छी तरह से परीक्षित रखा जा सकता है, किस अवस्था में रखा जा सकता है, तो आंसर बताएंगे ठंडे और शुष्क अवस्था में रखे जा सकते हैं, आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। ये फ्रैक्शन में एलसीएम मतलब कि सबसे ऊपर वाले का एलसीएम निकाला जाता है एलसीएम, और नीचे वाले का HCF फाइंड करा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नीचे वाले का HCF फाइंड करो, 10 और 8 और 6 और 2, तो सीधे से दिख रहा है इसमें कौन होगा HCF, आप खुद बता दोगे 2 होगा, लेकिन एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या हो जाए 6, 5, 4 और 3, तो 6 और 3 और 4, 5 यानी होनी कितना चाहिए दोस्तों, तो आप खुद बता दोगे कि मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी 60 होनी चाहिए, ठीक है, 60 होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि 60 में सभी आ जा रहे हैं, उससे नीचे तो होगा नहीं, और अपॉन में कितने हो जाएंगे 2, तो इसे काटिए कितने आ जाएंगे 30, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें माध्य के है, तो के का वैल्यू बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं क्या हो जाएगा। माध्य मतलब सभी को ऐड करना होता है, तो आइए सभी को ऐड करते हैं। पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ दे रखा है दोस्तों, हमें निकालना होगा FX, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो FX के लिए दोनों में मल्टीपल करना होगा क्या, तो ये हो जाएगा 3 के हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीपल करिएगा तो 4 के हो जाएगा, फिर इसे मल्टीपल करिएगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, इसे करेंगे आप तो 4 और 4 में 16 के, और इसमें करेंगे तो 25 के, ठीक है। अब सभी को इंक्लूड करके हमें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डालना होगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, आप यहाँ पे डालिए। पहला है हमारे पास के है, फिर 2 के, 3 के, 4 के और 5 के, सभी को ऐड कर 9, 3, ये सभी को ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है, ठीक है। 15 के अपॉन में ऊपर में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ऊपर में आपके पास आ जाएगा 3 के, 4 के, है ना, प्लस 3 के स्क्वायर और प्लस 16 के और प्लस 25 के रहेगा, ठीक। इक्वल में क्या रहेगा, तो आप बता देंगे के रहेगा, क्योंकि माध्य दे रखा है, बस क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 15 के स्क्वायर, इक्वल में हो जाएगा 3 के स्क्वायर और प्लस 48 के, इतने होंगे। चलिए यहाँ पे के स्क्वायर इसे आइए घटा लेते हैं, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 48 के। अब देखेंगे एक के से जो है एक यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 12 से काटिएगा 4 टाइम में, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, यहाँ पे एक जो है सम बहुभुज के
प्रत्येक अंतःकोण कितना है 120 डिग्री, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंतःकोण कितने हैं 120 डिग्री है दोस्तों, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटा दो यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 360 और बटे बाह्य कोण कितना है 60 गुने, ठीक है इसको काटो तो कितने हो जाएंगे 6, टोटल आ गए कितने संख्या है 6। तो हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, ये तो भुजाओं की संख्या है, विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, बस इस पर रखिए n कितने हैं तो 6 है, तो 6 गुने 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/2, इसे काटिएगा तो 3 3 3 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकर्णों की संख्या। अगला देखिएगा, कह रहा है कि 20 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 50 है, मतलब करना होगा आपको 20 गुने 50, ठीक है। बाद में यही पाएगा कि दो प्रक्षेपण कौन कौन 13 और 24 की त्रुटि से जो है 31 और 42 लिख दिया गया है, तो सही माध्य होगा क्या, तो बस यहाँ पे घटा लेना उसे और कुछ नहीं। आइए देखिए कैसे बनाएंगे इसे। पहले क्या दे रखा है 20 और 50 का प्रक्षेपण कितने हो जाएंगे 20 और गुने 50 होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि 13 जो है यहाँ पे 13 और 24 के बदले जो है 31 और 42 लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 13 और प्लस 24 में से घटा लेंगे कितना 31 में से घटा लेंगे 42, अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे क्योंकि टोटल प्रक्षेपण कितने हैं 20, तो अपॉन में 20 लिख दीजिएगा। चलिए ऊपर सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1000 होगा, 20 और 50 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 37 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 73, है ना। तो अब अपॉन में 20, चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 924 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पे बीसी से काटिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो अब बता देंगे 48.20 हो जाएंगे, 48.20 यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार जो है तीन मात्र शेष बचती है। तो आइए देखिए कैसे इसे बना लेंगे हम लोग, 39, ठीक है, 39 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 36, फिर 84 में से 3 घटाइए कितने हो जाएंगे 81, ठीक। अब देखेंगे कि 81 जो आया हमारे पास और 36 आया, इसका महत्तम समप्रतक निकाल लीजिए, वो कितना हो जाएगा 9, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, बता दीजिए आंसर क्या बताइएगा, तो आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश में, है ना। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख है क्या क्या है, तो पिच ब्लेड है ना दोस्तों, तथा थोरिने नाइट है ना, क्या है थोरिन थोरिया नाइट, थोरिया नाइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ममलापुरम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ममलापुरम किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर बताएंगे तमिलनाडु में, आंसर ये बनेगा तमिलनाडु। ममलापुरम पल्लव काल के प्राचीन बंदरगाह था, ममलापुरम को जो है महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है ना। ममलापुरम यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ममलापुरम को पल्लव वंश के जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने स्थापित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है रथ मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्शन वाला है दोस्तों, है ना। डायरेक्शन वाले हर क्वेश्चन इजी ही रहते, बस उसे आप पढ़ना है, इजी में आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एम अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक है, वह 300 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर इसे चला दीजिए। चलिए हम लोग इसे दक्षिण की ओर चलाते हैं। अब क्या कह रहा है दक्षिण की ओर चलने के बाद यहाँ से हमने दक्षिण की ओर चला है, ठीक है, दक्षिण की ओर 300 मीटर जाता है, तो यहाँ से 300 मीटर लिख देते हैं, 300 और दक्षिण की ओर जाता है, फिर जो है क्या दाएं मुड़ जाता है, इधर दाएं और 800 चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 800 मीटर चला, ठीक है। फिर जो है दाएं मुड़ती है और वह 450, यानी कि इससे ऊपर 450, ठीक है। फिर जो है दाएं मुड़ती है 250, है ना, तो मतलब इधर 250, ठीक है। फिर जो है बाएं मुड़ती है और 150, यानी ऊपर मुड़ती है और 150, ठीक है। फिर जो है दाएं मुड़ती है और 550, फिर जो है दाएं मुड़ती है और 550, ठीक है, यानी 250 गई और 550, तो कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ तक आ जाएगी, इसके जस्ट सामने टोटल 800 हो जाएंगे ना, तो इसके जस्ट सामने आ गई, ठीक है 550। अब अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग वापस आने के लिए उसे किस दिशा की ओर कितनी दूर चलनी होगी, तो कितनी दूर चलनी होगी दोस्तों, तो आपको पता ही है कि यहाँ से यदि चलती, ये जो 250 चली थी यहाँ से यदि चलती या फिर यहाँ पे चलती, तो कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस कम होती, तो आप देखते कि यहाँ से 250 चल गई थी, यहाँ से 550 चलने होते, और यहाँ से चलती तो कितने चलते होते, तो इसको चलने होते मात्र मात्र कितने, तो 300। तो कौन से हैं दोस्तों बताइए, सिंपल, तो आंसर बताइए क्या कि यहाँ से वह चलेगी दक्षिण की तरफ और कितनी चलेगी 300 मात्र चलेगी,
तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर दक्षिण की ओर और 300 मीटर चलेगी, आंसर ये बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न और कथन दे रखे हैं, ये प्रश्न और कथन को रीड करते हैं। क्या है, कह रहे कारखाने में कितने श्रमिक है ना। देखिए कथन क्या है, कारखाने में 30 से अधिक किंतु 37 से कम। 30 से तो अधिक मतलब क्या हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 32 और 33 मतलब 36 तक हो सकते हैं ना, मतलब 37 से कम। कारखाने में 34 से अधिक मतलब कि अब 33 भी छोड़ दीजिए, 34 से अधिक किंतु 41 से कम मतलब 37 तक, 34 है ना, 35 और 36, इतना ही तीन ही लेना है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या इस प्रकार दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक समूह में श्रमिकों की संख्या समान हो। तो वो कौन सा है बताइए जो समान हो सकता है। तो आंसर क्या बताएंगे कि आंसर बताइएगा यहाँ पे ना कि कथन 1 और 2 दोनों साथ मिलकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तभी तो निकाल पाएंगे ना हम लोग। आंसर सी बताइएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इसके कितने अक्षर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द के उतने ही अक्षर हैं जितने के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन अक्षर है। तो देखिए ए और के बाद बी बिल्कुल आता है, उसके बाद देखिए टी और एस, बिल्कुल एस के बाद टी ही आता है, यानी कितने हैं, तो यहाँ पे 2 ही है, आंसर ये बनेगा। अक्षर के प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था के अध्ययन करें। बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, हमें बाएं दाएं दे रखा है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक पहले एक स्वर यानी वॉवेल है। तो आइए देख लेते हैं कितने हैं इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक निकला, ठीक है, और देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे ई आर के बाद जो है दोस्तों एक यहाँ पे निकला आई एन, यानी अभी तक हमें कितने निकले, मात्र 2, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो आपको इससे बताना है क्या होगा। देखिए कैसे लिखा गया है, 13 से 12 एक कम, 15 से 14 एक कम, 18 से एक कम 17, 5 से एक कम 4, बस यहाँ से 20 से एक कम 19, 15 से एक कम 14, 25 से एक कम 24, यानी देखिए एस एन एक्स कौन सा है, तो एस एन एक्स ऑप्शन नंबर ये है बस आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें रक्त कणियों की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ल्यूकीमिया, आंसर बनेगा ल्यूकीमिया कहलाता है, आंसर यहाँ पे सी बनेगा। ल्यूकीमिया में श्वेत श्वेत जो रुधिर कणिकाएं की संख्या क्या होती है, इंक्रीज बढ़ जाती है ना। यह एक रक्त कैंसर है। ल्यूकीमिया में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है। ल्यूकोप्लोसिस जो है डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है जो ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में भी डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, श्वसन जो है भागफल 1 से कम नहीं होता है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में, किसमें नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता, आंसर ये बताएंगे। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। प्रोटीन्स का शोषण भागफल कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.8 होता है, 0.8। और वसाओं का शोषण भागफल कितना होता है, 0.7 होता है। और सामान्य भोजन में शोषण भागफल कितना होता है, 0.85 होता है। तो मतलब कि हमें शोषण भागफल कैसे निकालेंगे, पता है शोषण भागफल कैसे निकालते हैं, तो CO2 में जो उत्पन्न होती है और अपन में O2 में जो उत्पन्न होती है, बस इसे डिवाइड कर देंगे तो वही भागफल आता है आपका। अगला देखिएगा, कह रहा है अगर उत्पन्न करने वाला सवाल कौन है, अगर उत्पन्न करने वाला सवाल बता दीजिए। तो आंसर बताएंगे क्या, आंसर बोलेंगे जेलिडियम। क्या है, जेलिडियम, आंसर भी बनेगा जेलिडियम जो है। देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्लोरेला का, है ना। लेमिनेरिया फुफ्फुस आदि शैवालों के विभिन्न जातियों से जो है आयोडीन तथा पोटेशियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है, मॉस स्पीसीज कौन नहीं बताइए। तो आंसर बताएंगे इनमें से कोई नहीं, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी ना, मॉस स्पीसीज नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिएगा, मानव में जो है आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग जो है अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, अपसी बताइए कौन उत्सर्जन करता है, तो आप बता देंगे मल के द्वारा, एनस के द्वारा होता है, आंसर डी करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पे। मानव में पोषण के जो है 5 चरण होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और मल त्याग होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हेपेरिन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? किसके द्वारा होता है उत्सर्जित? तो आप आंसर बताएंगे बेसोफिल के द्वारा। आंसर सी बताएंगे, बेसोफिल के द्वारा होता है ये आंसर। हेपेरिन एक क्या है? परिरक्त जो है अस्कंदक है, जो श्वेत रक्त कणिकाओं के जो है क्या कहते हैं, बेसोफिल में स्रावित होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने से रोकना होता है इसे। देखिए अगला क्या कह रहा है कि रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? यह क्या है? तो आंसर बताएंगे कि जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति की जो है ब्यौरा दस्तावेज है ये रेड सूची, है ना आंसर। ये बताएंगे इसमें। रेड डाटा पुस्तक जो है 1992 में, कब? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बनाया गया था, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक को जो है 9 वर्गों में बांटा गया है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? गलांड, स्विट्जरलैंड पड़ता है, वहाँ पे है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बता दीजिए कितने होते हैं मछली में। तो आंसर क्या बता देंगे? मछली में दोस्तों 2 होते हैं, और मानव में कितने होते हैं? तो ह्यूमन में 4 होते हैं। और कॉकरोच में कितने होते हैं दोस्तों? कॉकरोच में दोस्तों 17 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं मेढक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला देखिएगा, 30 हजारांश के जो है 30 शतांश के 3 दशांश के 3 गुने का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हम, हजारांश मतलब क्या होता है? 1/3, मतलब 1000। हजारांश कहने का मतलब, अब देखिएगा इसके हजारांश, शतांश मतलब होता है 100, किसके? 30 के। पहले यहाँ पे लिखेंगे 30, है ना, और गुने हजारांश सीधे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? 3, और हजारांश मतलब 1000, ठीक है। फिर शतांश मतलब 3/100 लिखिए, फिर दशांश मतलब 3/10 लिखिए, फिर 3 के गुणज, है ना, बस 3 लिखिए। जो कटने वाला है सो काट दीजिए। कितने हो जाए? 3 को कितने टाइम्स? ये 2, 3, 4 और 5। एक जीरो से हटा लीजिए, एक जीरो, ठीक है। 5 टाइम मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 243। 243, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? तो 2 और 3 5, यहाँ पे 5 जीरो लिख दीजिए, टोटल 5। तो आंसर क्या आ जाएंगे? 5 जीरो वाले। देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपके पास यही तो है, ऑप्शन नंबर 1 है, राइट आंसर ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संख्याओं का माध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो ये सभी का टोटल नंबर काउंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी क्या हो जाएगा माध्यिका है? तो आप बताएंगे n/2, और प्लस हो जाएगा n प्लस जो है नेक्स्ट उसकी पद होगी, जो मतलब 5वां पद है, प्लस 6ठा पद, और अपन में 2 होगा, यही ना होता है माध्यिका फाइंड करने का। तो क्योंकि टोटल 10 पद हैं, तो 5वां उसका मिड होगा, और प्लस 6ठा, दोनों को ऐड करके हम फाइंड करते हैं इसे। तो देखिए 5वां पद कौन सा होगा? पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेकोरेट करना होगा। तो 16 आएगा पहले, फिर 17 आएगा, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 25, फिर 28, है ना। हमने 5 और 6 का ही तो लेना है, 2 3 4 5, तो मतलब 5 और 6 25, और 20 को ऐड करेंगे 45/2 काटिए, मतलब 22.5। आंसर क्या बनाएंगे? राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इसमें जो फ्रैक्शन में दे रखा है हमारे, प्रत्येक के द्वारा पूर्ण रूप से भाग दी जाने वाले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पे बहुत सिंपल में हम निकाल लेंगे, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। देखिए क्या करेंगे ना, सबसे ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, सभी से ऊपर वाले का एलसीएम। तो 10 6 और 5 का आप 30 ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है। नीचे का HCF निकाल दीजिए, तो नीचे 7 दिख ही रहे, यानी हमारे पास क्या है? 30/7, यानी ये जो होंगे 30/7, ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना। तो आप यहाँ पे बता देंगे, हम मान लेते हैं ABC, जैसे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ड्रॉ करा, ठीक है, ABC, जिसमें ABC क्या है? हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मानते हैं, जिसमें AB किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो हमने दोनों को x ले रखा, ठीक है। वेन, जब यहाँ पे आप करोगे क्या कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा? AC का हाइपोटेनस के होल स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे रखेंगे, इसे हम x स्क्वायर ले रखें, इसे भी x स्क्वायर ले रखें, तो AC कितना दे रखा है? AC तो इतना दे रखा है, तो रखिए इसको 34 और रूट में 2, तो 32 और रूट में 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पे 34 को काट सकते हैं 17 टाइम, यानी 17√2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को भेजोगे तो ये रूट में हो जाएगा चेंज, स्क्वायर को जो भेजेंगे हम लोग रूट में चेंज हो जाएगा, यानी बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? बोथ साइड आप स्क्वायर कर लोगे, तब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएंगी कितनी? 34, है ना, और √2,
और अपॉन में √2 से √2 काट सकते हैं आप। जैसे 2 आया हमारे पास तो हम काट सकते हैं ना इसे, यानी 34 आ गया। 34 हमारा x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू आ गया तो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे 34 और गुने 34। बस इसे काटिए, 4 से काटिए, 2 से काटिए 17, 2 से काटिए 17, यानी 17 17 करेंगे तो 289। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बस निकाल लेना है दोस्तों, 1/2 आधार और गुने ऊंचाई। तो 1/2 हमने वो समबाहु त्रिभुज का निकाल दिया। आधार कितने हैं अभी 34, ऊंचाई भी 34 आ गया हमारा। तो काटिए इसको 17, 17 और 34 में गुना कर लेंगे 578 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही होता है, एच नहीं होता है दोस्तों गोले में। ठीक है, बस रखिए इसका वैल्यू 4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है 3.5। एक और बार लिखे 3.5, डेसिमल को ब्रेक करेंगे तो 10, इस डेसिमल को ब्रेक करेंगे 10, 7 से काटेंगे 5 टाइम में, 5 से काटिए 2 टाइम में, 2 से काटिए 2 टाइम में, 2 से काटिए 5 टाइम में, 5 से काटिए 7 टाइम में, है ना। अब तो कोई कटने वाला नहीं, 22 और 7 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। आंसर बताइएगा, राइट आंसर सी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कौन नियुक्त हुए हैं, तो अनुरा कुमारा दिसानायके नियुक्त हुए हैं। आंसर सी बनेगा, अनुरा कुमारा दिसानायके नियुक्त हुए हैं। बताइए खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला। आंसर ही बनेगा। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में, हॉर्नबिल नागालैंड में, सिंधु दर्शन लद्दाख में, हेमिस लोसर लद्दाख में ही, खीर भवानी कश्मीर में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए, ठीक है, उत्तर देना हमें। एक वृत्ताकार पे 8 व्यक्ति दोस्तों, 1 2 छोड़िए 8 व्यक्ति। और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को एग्जाम में पूछता है, 1 2 व्यक्ति से नहीं पूछता है, 5 6 से नहीं, कम से कम 7 या 8 से पूछता है। आपने देखा होगा एलपी में जैसे आप देकर आए होंगे जो भी, तो देखे होंगे 7 8 लगभग पूछते हैं। जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा तो लगभग यही बताए हैं, है ना, कि लगभग 7 8 व्यक्ति उसमें पूछे जा रहे थे जो भी सीटिंग अरेंजमेंट का था। देखिए तो कह रहा है कि यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक दूसरे कह रहा है कि एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए, ओके, ए ई और जी के बीच में, ए ई और जी के बीच में है, ठीक है, जबकि जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, एच डी और बी के बीच में बैठा है और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ई और एच के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबके सामने बैठा हो तो बस यहाँ पे सामने ऐसे कर दिए, कितने टोटल 8 व्यक्ति हैं, 6 हो गए, टोटल 8 व्यक्ति सभी के हमने सामने बना दिया। देखिएगा यहाँ पे ए बैठा है, जस्ट इसके बाद ई है, ठीक है, जस्ट इसके बाद डी है, जस्ट इसके बाद एच। हमने ये आंसर को ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करके आपको बनाना होंगे, ये एफ होंगे, ये सी और जी। देखिए अब जो होंगे हमें पूछा है कि ए और बी के एक दूसरे सामने बैठे हैं, ठीक है, तो हमें बताना है क्या है कि ई और एच के बीच में कौन बैठे हैं। ई देखिएंगे कहाँ पे, ई यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, और एच के बीच में कौन बैठा है, बस एक ही है, वो कौन है, डी, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से संबंधित है, वैसे दूसरे पहले से, जैसे रोगी चिकित्सा के पास जाता है ना, तो ऐसे विद्यार्थी कहाँ पे जाएगा बता दीजिए, तो विद्यार्थी जाएगा दोस्तों शिक्षा के पास अपने सॉल्यूशन को लेके, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास कुछ, इसके ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थानों को भरना। देखिए ए बी सी है, ठीक है, ए और बी सी पूरे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे रखा है, ठीक है, इसके बदले ये लिखा है, ठीक, चलिए तो 1 2 3 दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे लिखा गया है, फिर इसका वैल्यू लिखा गया, ठीक है। अब देखेंगे तो ये नहीं बल्कि कहाँ पे है दोस्तों, डॉलर का सिंबल है, जस्ट इसके बाद हैज का है, जस्ट इसके बाद ई का है, मतलब कि क्या एक एक गैप करके लिखा गया। तो आप भी यहाँ पे एक एक गैप करके कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले ये लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये जो आया है आप देख पाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा आपके पास ये आएगा, ठीक, फिर एच आएगा, फिर वाट आएगा, यानी आंसर कौन सा बन रहा है, तो आप बता देंगे राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। सभी क्या हो रहे हैं कि बाएं से जो क्रम है उसी के कोड में दाएं से दिशा से होगा, है ना, इसलिए आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा नीचे दिए गए चित्र को हमें बताना है, किसी तरह समान है 3, एक अलग है, वो कौन अलग है, बता दीजिए कौन अलग है। तो आप देख रहे होंगे ये सभी सेम है, लेकिन ये वाला देखिए दोस्तों कहाँ पे ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार, तो आपको बताना है 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 2006 में था 2012 यानी 6 साल बाद, है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 15 अगस्त 2006 से मंगलवार था, 15 अगस्त 2006 से लेके 15 अगस्त 2012 तक कितने टोटल 6 साल, मतलब 6 लिखिए, प्लस में कितने इसमें लीप ईयर है तो भी लिखिए 2, यानी टोटल आ गए 8, प्लस 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो विषम दिन कितना निकले 1, यानी कि एक दिन इंक्रीज हुआ, तो मंगल से बाद 1 बढ़ा दीजिए यानी बुधवार। हमारा बुधवार क्या हुआ 15 अगस्त तक आ गया, लेकिन हमें आना है फरवरी में ही, तो उसे कम बैक करेंगे, है ना। अगस्त से फरवरी में आइएगा तो क्या करेंगे, 15 अगस्त 2012 से 19 फरवरी तक आने में विषम संख्याओं के दिन को आप काउंट करेंगे, तो पहले 15, ठीक है, और प्लस 3 प्लस 2, सभी के विषम संख्याएं दिन लिख रहे हैं महीना का, है ना। 2 के पास 3, फिर उसके बाद 10, क्या लिखेंगे 3 2 फिर 3 फिर 2, है ना, प्लस 3 और प्लस 10, सभी को इंक्लूड करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 बटे अब लिखेंगे 7, इसे काटिएगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब बुधवार तो था ही, बुध में अब 3 इसमें हम घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अगस्त में गए थे, अगस्त से फरवरी आ रहे हैं, तो 3 घटा लीजिएगा, यानी कौन सा दिन बन जाएगा रविवार, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राइनोस्कोप डैश की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, डैश की जांच के लिए एक उपकरण है, तो आंसर क्या बताएंगे, ये है नाक के जांच के लिए, है ना, क्या है राइनोस्कोप, है ना। स्पिग्नोमैनोमीटर जो होती है रक्त दाब को मापता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर बताएंगे साइनोवियल, साइनोवियल द्रव कहते हैं, आंसर सी बनेगा, साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल गुहा में जो है साइनोवियल द्रव भरा होता है कि चावल के अंकुर में बैकेन, है ना, फुलिस जो सीडलिंग होती है वह किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होती है, किस रोगजनक से उत्पन्न होती है बता दीजिए, तो आंसर क्या बताएंगे जिब्रेला फुजिकुरोई, जिब्रेला फुजिकुरोई, आंसर ए करेक्ट आंसर बनेगा आपका, है ना। बैकेन से संक्रमित जो पौधे पीली हो जाती है और पतली जो होती है पत्ती के साथ असामान्य रूप से लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, बता दीजिए कौन है द्विविस्थापन का, तो अब देखिए इसमें कौन है, ये तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विस्थापित कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, आगे हमें द्विविस्थापन चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये से ये अभिक्रिया करके हमें ये दे रहा है ना, तो बस ये द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाए बोलेंगे कौन, जो मात्र 2 ही रिएक्टर दे रहे हैं, यहाँ पे तो 3 दे रहा है, तो ये तो होंगे नहीं हमारे। देखिए इसमें हमारा हीट आ रहा है, ये भी होगा नहीं, ये भी हीट, यानी आंसर क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बना आपका, ठीक। अब देखेंगे कि Na2SO4, है ना, और प्लस BaCl2, ये बना क्या रहा है BaSO4, अब देखे ना क्या Ba यहाँ से लिया और SO4 इसका लिया, ठीक है, और प्लस में 2NaCl बना रहा है, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध है, 1 वोल्ट, वो एक भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 2 जो है प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा 4 एम्पियर है, तो वोल्ट क्या होगा, तो वोल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, सभी क्या है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो सभी को ऐड कर लेंगे, 3 5 8 2 10, टोटल कितने आ जाएंगे 10 ओम, ठीक है 10 ओम आ गए। अब भी जो होगा विभवांतर इक्वल क्या होता है आई इंटू आर होता है, ठीक है, यानी आई कितने दे रखे हैं हमारे पास, तो आई 4 एम्पियर दे रखा है, 4 गुने 10 यानी कितने हो जाएंगे 40 वोल्ट, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी ही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विक में 2 लेंस होते हैं, एक द्विक में कितने लेंस होते हैं 2, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस का उपयोग करके एक ऐसा द्विक बनाया गया है, इस द्विक की प्रभावी फोकस दूरी और क्षमता क्रमशः क्या होगी हमें बतानी होगी, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगी, 1/f इक्वल होगा क्या कि 1 प्लस 1/f2 होगा, बस यहाँ पे रखेंगे 1/f2, 1 का वैल्यू क्या दे रखा है 20, और माइनस करेंगे 1/50, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा क्या आ जाएगा 100, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी कितना आ गया 100/3 f का वैल्यू, इसे डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 3
3.3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो F निकल गया हमारा। ठीक है, तो देख रहे हैं मात्र एक ही है, यानी कितने डायप्टर आएगा, तो उसकी क्षमता जो होगी वो हो जाएगी 3 डायप्टर, यानी आंसर आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत देखते हैं हम लोग कौन सा है। ये तत्व जो है आधुनिक आवर्त सारणी के एक दूसरे आवर्त से संबंधित है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। बाद बाकी ये सभी कथन जो है हमारे सही है। यहाँ पे ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, बात सही है। ये तत्व परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोषों में भरे होते हैं, ये भी सत्य है। इन तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में रखा गया है, यह भी सही है। अब देखेंगे 10 ओम के उस प्रतिरोध के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी जिसमें 360 जूल उत्पन्न होती है। तो आइए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। आर कितना दे रखा है 10, ठीक, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, ऊर्जा 360 है, तो क्या लिखेंगे कि ऊर्जा इक्वल हो जाएगा आपका I² RT, बस इस पे बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास आई हमें फाइंड करनी, तो आई कितना हो जाएगा √360 आई इक्वल हो जाएगा ना, आई इधर निकालेंगे तो √में आएगा 360, 10 × 1 होगा, 10 से 10 काटिए यानी 36 का कितना हो जाएगा 6, यानी कितना एम्पियर आ गया 6 एम्पियर। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की एक धनराशि 7 साल में क्या हो जाती है 2 टाइम्स 2 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी, कितने सालों में 4 गुना होगी, तो देखिएगा कह रहा है 7 वर्षों में 2 गुना, 7 सालों में क्या हो जा रही है, यह 2 गुना हो जा रही है। ठीक है, 7 सालों में 2 गुना हो जा रही है, तो कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी, कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बनाना चाहेंगे ना दोस्तों। तो पहले देखिए टाइम आपके पास दे रखे 7, देखिए पूरे अथेंटिक जो होती है बेस के अकॉर्डिंग वो हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास पी हम मान लेते हैं x, ठीक है, ए मान लेते हैं कितना 2 गुना हो जाती है 2x हो जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा आपका बताएंगे x हो जाएगा। तब यहाँ से रेट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रेट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा x × 100 अपॉन में p कितना है x इंटू आप निकालोगे 7, x से x कटा यानी रेट हमारा आ गया 100/7। जब 100/7 आ गया तो साधारण ब्याज की उसी दर पर हमें बताना है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुना है ना, तो 100/7 हमारे पास रेट है, कितने वर्षों में हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम 4 गुना हो जाएगी, मतलब अमाउंट जो होगी हमारी 4x हो जाएगी, प्रिंसिपल जो हमारी है x है, और तो आई कितनी हो जाएगी हमारी 4 में से x घटाइए 3x, यानी यहाँ पे लिखिए 3x गुने 100 अपॉन में p x हो जाएंगे, और हमारे पास रेट कितना है तो 100 अपॉन में 7 चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, x से x काटिए, 7 3 का 21, यानी आंसर सी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, 2 उम्मीदवार ए बी के बीच की एक चुनाव में जो है एक ए को डालने के लिए कुल मतों का 33% मत मिले, और फिर वह जो है कितना 55,552 मतों के चुनाव हार गए, तो बी को कुल कितने मत मिले, बी के कुल कितने मत मिले, आइए देख लेते हैं कितने मत उसे मिले। मान लेते हैं डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, जब कुल मतों की संख्या 100 है तो ए को कितना मिला, देखिए ए को मिला है दोस्तों 33, ठीक है, और बी को कितना बाद बाकी मिला 67 मिला ना, 100 में से जब 33 तो इसे 67, यानी दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो 34 है। ये 34 ही परसेंट तो किसके बराबर है 55,522 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे आप 1% का निकाल लोगे, जब 1% का निकल जाएगा तो हमें यही तो निकालनी है कि बी को कितना मिला है ना, तो बी ही को तो निकालना है, बी का कुल कितना मत मिला, तो आप सीधे लिख लो अपॉन में 34 और गुन्ने हो जाएंगे आपके 67, सीधे कर दो। तो इसे काट के देखिए कितने टाइम से कटेगा, तो इसे काटेंगे आप टोटल, है ना, तो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे, है ना, कितने बन जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन ए 1,09,411 आ जाएंगे टोटल मत बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या 28 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी आपको बतानी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो आइए शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखी है आपके कितना है दोस्तों, तो 2200, ठीक है ना, चलिए 2200 दे रखी है, आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, जिसमें आपके पास क्या दे रखे हैं त्रिज्या दे रखे हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हमें एल को फाइंड करने होंगे, एल, तो आइए यहाँ पे एल आप फाइंड करोगे दोस्तों, तो पाई की वैल्यू
कितनी होती है, यहाँ पे रखिए 22 और ऊपर में 7 चल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है, तो आर है आपके पास कितने दोस्तों 28 रखिए। तो यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आल एल निकालना है, चलिए 22 से काटेंगे तो 100 टाइम में कटेगा, 7 से काटेंगे 4 टाइम में, 4 से काटेंगे 25, यानी एल कितना आ गया 25। आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 50 लाख थी। जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है, तो 2022 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बस बहुत ही सिंपल है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 50 लाख थी, ठीक है, तो 50 लाख यहाँ पे लिखिए, हमने 50 लाख ऐसे लिख दी, ठीक है। और गुणे करना है, कितना इंक्रीज करा 7.5, यानी कितना इंक्रीज करेगा 107.5 होगा इंक्रीज अपॉन 100 इंटू 107.5 इंटू 100, कितने साल, 2 साल, क्योंकि 20 से 22 हो रहा है तो 2 साल के लिए 2 से मल्टीपल 2 टाइम करेंगे, बस ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो काट दीजिए, तो इसमें क्या 4 जीरो कट जाएगा, है ना। 50 लाख में से 4 जीरो कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कट जाएगा, यानी 2 जीरो बच जाएगा, है ना, मतलब 500। और यहाँ पे है दोस्तों 500, तो इसे भी डेसिमल कर लीजिए, हटा लीजिए, इसे भी डेसिमल हटा लेंगे, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो ये भी काट दीजिए, यानी अब 5 बच गया। 5 गुने यहाँ पे 1075, 1075 गुने कर लीजिए, आंसर जो आएंगे आपके पास रहेंगे, यानी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आनी चाहिए कितनी, 5,77,081 जो है 77,008, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे आपके 50 लाख था ना, तो 2 साल बाद हो जाएंगे 57,78,125 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा 3 है तो उनके कौन सा विकल्प उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच का अनुपात। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितने हैं 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 छक्के 54, ठीक है 54 रखिए, रेशियो डालिए। और इसका आयतन जो होता है दोस्तों भुजा क्यों होता है 9 तिया 27, और यहाँ पे हो जाएगा 3 को 3 टाइम गुना करेंगे, 3 टाइम करिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 हो जाएगा। 27 से कटेगा क्या, काट के देखिए बिल्कुल 2 टाइम्स में, यानी 2:1, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं क्या कि किस देश के द्वारा भारत से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा किया गया, कौन सा देश है, तो आंसर बताएंगे दक्षिण अफ्रीका है। आंसर ये बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका है। वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे दिया गया साहित्य का नोबेल प्राइज, तो आंसर बताएंगे हांगकांग को दिया गया है। आंसर सी बनेगा, हांगकांग को दिया है, जो कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की लेखिका है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए हमारे पास कथन और निष्कर्ष है, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है कि कुछ हैंडल जो है सलाखें हैं, कुछ हैंडल क्या है सलाखें, यहाँ पे हैंडल हमारा थे, एक है सलाखें, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी सलाखें जो है डांडिया है, ठीक है, डांडिया है, डी से लिखते हैं, कोई डांडिया छड़ी नहीं है, कोई भी डांडिया यहाँ पे स्टिक नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ हैंडल जो है डांडिया है, कुछ हैंडल जो है डांडिया है, ये बात बिल्कुल सही बताया गया है। दूसरा देखेंगे, कोई सलाका जो है छड़ी नहीं है, कोई भी सलाका, बात सही है, नहीं छड़ी, यहाँ पे देखिए पूरे अलग, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा देखिए, तो 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, उस विकल्प का चयन करना जो संबंधित है, जैसे विनम्र नम्र, तो क्या बनेगा, विनम्र नम्र तो बनेगा स्पष्ट प्रत्यक्ष, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे ध्यान देना हमें, क्या है कि असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजन और स्वरों की संख्या या उनके स्थान को परिवर्तित, मतलब 3 इसमें एक समान है और एक अलग है, उसे हम देखते हैं, ये कौन है अलग, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले बी से ई मतलब 3 बढ़ा, ई से आई मतलब कितने 4 बढ़ गए, ठीक है। चलिए यहाँ से 10 से 13, 13 से 16, यहाँ पे 3 इंक्रीज कर रहा है, इसमें 3 और 4 इंक्रीज किया है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 3 और इसमें भी 4 है, इसमें भी 3 इसमें भी 4 है, यानी कौन सा आंसर हुआ, तो आंसर हमारा इसमें 3 इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे अलग हुआ ऑप्शन नंबर बी। है क्या है, इसमें समुच्चय दे रखे हैं, जैसे 59 से 83, फिर 97, वैसे 63 87, फिर 101, तो वैसा कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। देखिए ये कैसे हुआ, 59 से कितना इंक्रीज किया 24, इसमें कितना 14, तो इसमें भी देखिए क्या 24 इंक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल इसमें भी 14, वैसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे 71 में 24 जोड़िएगा तो 95, 95 में 14 जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे 109, यानी आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका 24 और 9, 24 और 14 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि
वर्णों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई वर्ण श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरी करेगी। तो कौन सा पूरा करेगा, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, सभी अप्रोक्सीमेटली सभी नज़दीक में दे रखे हैं ना। तो आपको इससे पहले बांटने होंगे, किस किस कैटेगरी में बांटने होंगे, तो पहले आपको काउंट करने होंगे टोटल नंबर्स कितने हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 30 है दोस्तों। तो इसको 10 के रेशियो में बांट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 10 का रेशियो कहाँ पे पड़ गया, देखिए 10 का रेशियो पड़ जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएंगे 4 4 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10, यानी यहाँ पे पुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे, 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, यानी यहाँ पे भी पुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब पुड़ गया हमारे पास तो बस इसे आप बना दीजिए। पहले देखिए एम से स्टार्ट है, यहाँ पे भी एम ही आना चाहिए, एम से स्टार्ट है मतलब एम ही आना चाहिए, तो यहाँ पे एम होगा, फिर एन तो है ही तो यहाँ पे एन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पी है, पी के बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब देखते चलिए यहाँ पे एम था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्यू आ गया, मतलब लास्ट क्यू के बाद क्या होना चाहिए है ना, इसमें भी क्यू के बाद छोड़ रखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या क्यू के बाद छोड़ रखा है, नहीं, तो क्यू के बाद पी होना चाहिए, यहाँ पे पी। तो अब देखिएगा एम क्यू पी, लास्ट वाले में कौन है, एम क्यू पी, एम क्यू पी इसमें भी, एम क्यू पी इसमें भी, ये तो होगा नहीं, एम क्यू पी नहीं है, एम क्यू पी इसमें भी है, ठीक है। अभी तक 3 ऑप्शन है आपके पास। अब देखेंगे यहाँ क्यू के जस्ट बाद पी होना चाहिए, ठीक है। आर के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आर के पहले एक और आर होना चाहिए। अब देखिए एन आर पी, एन आर पी इससे पहले एन आर पी, एन आर पी इसमें भी है, एन आर पी इसमें नहीं है, इसे काट दीजिए, ठीक है, कट गया। एन आर पी, एन आर पी इसमें भी है दोस्तों। अभी देखिए अभी भी 2 ऑप्शन है आपके पास है ना। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग, इसमें बढ़ते हैं। एम से पहले क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। पी से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, पी से पहले देख लीजिए क्या है, पी से पहले क्यू है। आर से पहले क्या है, तो आर से पहले भी क्यू है। अब देखिए क्यू क्यू एन, क्यू क्यू एन होना चाहिए है ना। अच्छा एक और है यहाँ पे एम होना चाहिए, एम क्यू क्यू एन, एम क्यू क्यू आर दे रखा है यानी कट गया, एम क्यू क्यू एन, ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर से। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।